चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मगर सबसे पहले जानेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग ने क्यों बनाया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक रीजन है कि लोग एक सिविलाइज्ड मैनर से एक सोसाइटी चला सके। सिविलाइज्ड मैनर से क्या चला सके? सोसाइटी चला सके। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले देखते हैं हम लोग कि क्या फिलॉसफी है, ये हम लोग ने कौन से टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में या हम लोग बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग की जो फिलॉसफी है वो डेमोक्रेटिक फिलॉसफी है। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल। ठीक है, लोगों के हाथ में पावर है, उसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो हम लोग डेमोक्रेसी देखते हैं कि कितने टाइप की डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी दो ही टाइप की आती है, एक तो पार्लियामेंट्री और दूसरा है प्रेसिडेंशियल। ठीक है, एक होता है हमारा पार्लियामेंट्री और दूसरा है हमारा प्रेसिडेंशियल। ठीक है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का हेड प्रेसिडेंट होता है और पार्लियामेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। मतलब अभी हम लोग के गवर्नमेंट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, और जिनका नाम लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट है। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग यूएसए का। ठीक है, यूएसए का प्रेसिडेंट है, तो यूएसए का प्रेसिडेंट है तो उसका नाम हम लोग जानते हैं, कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, इसके पहले कौन था? ओबामा, बराक ओबामा। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल हेड है। अभी हम लोग ने पार्लियामेंट्री देखा, ये इंडिया के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का पीएम गवर्नमेंट का हेड है, यहाँ पे प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का हेड है। ठीक है, आर पार्लियामेंट्री इज मोर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती। ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती, मतलब नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो गवर्नमेंट को ये प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, मगर हम लोग के गवर्नमेंट में कोई भी डिसीजन ली जाती है और जो बंदा डिसीजन ले रहा है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिसीजन। ठीक है, तो आर गवर्नमेंट इज मोर रिस्पॉन्सिबल एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इज नॉट मोर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल देखा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने ये बताने का रीजन क्या है कि ये जो पहले हम लोग ने पढ़ा था उसका रिकैप किया जाए कि ये है क्या और हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए वर्किंग मतलब कैसे काम करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग ने पार्लियामेंट्री लिया, और पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग ने क्यों लिया इसका रीजन भी जान लो कि हम लोग जब ब्रिटिश सरकार के अंडर थे, ठीक है, हम लोग का डुअल गवर्नमेंट था, तो हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग फेमिलियर थे। क्या थे? फेमिलियर थे। इसीलिए जो चीज हम लोग को फेमिलियर थे, जो चीज हम लोग को पता है वही चीज हम लोग जानेंगे तो उसको और अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम न लेते हुए हम लोग ने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया हुआ, क्योंकि हम लोग इससे पहले से ही फेमिलियर है। ठीक है, हम लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पार्लियामेंट्री इलेक्शन के टाइम, ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे पीएम चुनते हैं और यहाँ पे लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे पीएम होता है। पीएम मतलब लोकसभा के जो भी सीट्स होते हैं, जो भी सीट्स मतलब हमको पता है 545 सीट्स है। ठीक है, 545 में से जो भी मेजोरिटी लोग चुन के आते हैं उनका ही लीडर हम लोग पीएम बनाते हैं। ठीक है, ये हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम में पढ़ लिए। ठीक है, मगर हम लोग ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम लोग कितना साल लगा? 2 years 11 month
एंड 17-18 डेज। किसी बुक में 17 लिखा है, किसी बुक में 18 लिखा है। तुम्हारे बुक में 18 लिखा है, इसीलिए 18 लिखना, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम लोग को इतना साल लगा। उसके बाद 26 जनवरी को 1950 में हम लोग ने पूरी तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश कर दिया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हम लोग ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर दिया था, एस्टैब्लिश कर दिया था, पूरी तरह से लागू कर दिया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग के पिलर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग के क्या होते हैं, पिलर्स होते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग का पिलर्स दिया हुआ है, एक तो डेमोक्रेसी, ठीक है, सोशल जस्टिस, और हम लोग का थर्ड टॉपिक है जुडिशियरी, ठीक है। हम लोग ने देखा डेमोक्रेसी। मैंने डेमोक्रेसी के बारे में इधर आपको बताया है कि हम लोग का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। ये हम लोग का डेमोक्रेसी है। उसमें हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल मैच्योरिटी है हमारा पहला टॉपिक है। डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग का ये पहला टॉपिक है, जिसके हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी। अब ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है क्या? पॉलिटिकल मैच्योरिटी मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जो गवर्नमेंट में डायरेक्टली जाके डिसीजन लेने लगा सकते हैं, ठीक है। देयर इज सम सिस्टम, ठीक है। हम लोग चुन के किसको देते हैं, हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुन के देते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव कौन रहता है रिप्रेजेंटेटिव? जैसे ही क्लास में हम लोग मॉनिटर चुनते हैं, तो मॉनिटर हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो गया, ठीक है। वैसे ही सोसाइटी में हमारे वार्ड्स रहते हैं, उसके अंदर हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के देते हैं, ठीक है। जो हमारे बिहाफ पे क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। जो हमारे बिहाफ पे क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, जो हमारे लिए अच्छा हो, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉलिटिकल मैच्योरिटी। दूसरा आता है हमारा वोटिंग राइट्स। अब ये वोटिंग राइट्स क्या है? हम लोग का वोट डालना, ठीक है। हम लोग मतलब 18 इयर्स हो जाते हैं तो हम लोग एलिजिबल होते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए। एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब 18 साल के बाद हम लोग वोट डाल सकते हैं। मगर क्या सही में 18 साल, ये 18 साल ही क्यों रखा हुआ है? पहले तो 21 इयर्स में हम लोग वोट करते थे, तो 21 से 18 क्यों किया हम लोग? 21 से 18 क्यों किया, ठीक है। तो 21 एज अचीव करने के लिए या बहुत कम लोग डेमोक्रेसी में पार्ट लेते थे। 21 एज मतलब क्या कि बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करना डेमोक्रेसी में, ज्यादा से ज्यादा लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें। इसीलिए हम लोग ने 21 एज जो था हम लोग ने वो कैंसिल करके, जिसको हम लोग रिपील्ड बोलते हैं, रिपील्ड करके हम लोग ने उसको किसमें कन्वर्ट किया, हम लोग ने 18 इयर्स में कन्वर्ट किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सके। और वो भी हम लोग ने जो अमेंडमेंट किया था वो 61st अमेंडमेंट 1988, ठीक है। ये अमेंडमेंट के थ्रू हम लोग ने वोटिंग राइट्स जो 21 थी वो हम लोग ने 18 इयर्स कर दी थी, ठीक है। जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वोटिंग हो गया। और क्या आप जानते हो वोटिंग क्यों करते हैं हम लोग? ताकि हम लोग सरकार बना सके, जो हम लोग को सही सरकार सही तरीके से डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव स्टेट एंड प्रिंसिपल्स, मतलब ये हम लोग वोटिंग्स क्यों देते हैं, ताकि हम लोग के जो नीड्स है वो सेटिस्फाइड हो, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है हमारे नीड सेटिस्फाइड करे, ठीक है। और नीड सेटिस्फाइड करने के लिए हमारे कुछ आर्टिकल्स डीपीएसपी में है, ठीक है। मतलब डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये हमारा डीपीएसपी का फुल फॉर्म है, डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी ये हमारे इनजस्टिफाइबल राइट्स है, मतलब ये हम लोग के ये हमारे जस्टिफाइबल राइट्स नहीं है। मतलब जो भी हमको चुन के देगा, हमको डीपीएसपी में कुछ राइट्स दिए गए वो उन लोग फुलफिल करेंगे तो ही हम लोग उनको वोट देंगे,
ठीक है। अभी इसके बाद हमारा टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब क्या कि ये डेमोक्रेसी को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मींस इट makes the government transparent so that the communication between people and government will be in very decent manner, it will be communicated। मतलब बोल सकते हैं कि हम लोग कि जो भी राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग जो भी जानकारी लेंगे, जिसके थ्रू क्या हो सकता है कि लोगों को सही तरीके से इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट क्या कर रही है वो हमको पता चले। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ भी करेगी और हमको पता नहीं चलेगा तो ये कौन सा ट्रांसपेरेंसी हो गया? ये तो ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ। तो ट्रांसपेरेंसी होने के लिए और अकाउंटेबिलिटी मतलब ये सही तरीके से उसी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया, जिसको हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 बोलते हैं, और जिसके थ्रू हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाया है उसकी हम लोग जानकारी ले सकते हैं। ताकि ये इंफॉर्मेशन क्या होता है कि बेसिकली गवर्नमेंट कोई फ्रॉड ना करे, गवर्नमेंट कोई फ्रॉड ना करे, ताकि उन लोगों ने जो भी पैसा लगाया वो सही तरीके से लोगों तक गया है कि नहीं, वो जानकारी हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। मगर इसका और ये तो बहुत ब्रॉड एक्ट है, बहुत ब्रॉड, ठीक है। सिर्फ यही नहीं है कि इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं, कोई ये इंफॉर्मेशन एज ए ब्लैकमेलिंग के लिए भी यूज किया जाता है। दिस एक्ट शुड बी यूज्ड इन ए वेरी क्रिटिकल वे। ये एक्ट जो है वो बहुत सही तरीके से यूज होना चाहिए। इसको हम लोग गलत तरीके से यूज करेंगे तो ये आर्टिकल का बहुत बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। हम लोग इसको सिर्फ गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके लिए यूज करना चाहिए, ना कि लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। इसका एक बीच में एक रिपोर्ट भी आया था कि कम से कम 2 से 3 लोग ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए मारे जाते हैं, मगर उन लोग सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो भी हम लोग को भी इसको सही ढंग से लेना चाहिए, और हम लोग एज ए यूथ है, आप लोग यूथ हो, तो इसको राइट टू इंफॉर्मेशन का जो एक्ट है वो सही तरीके से आप भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, डेमोक्रेसी में और एक हमारा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो 2 है, फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है? फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट काम करता है। आपको पता ही है हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 29, ठीक है। अब 29 नहीं है, अब 28 है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अभी किस में कन्वर्ट हो चुका है? यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। हमारे पास कितने स्टेट्स है? 28 स्टेट्स है, और 28 स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट चलता है, और पूरे इंडिया को मिला के हम लोग एक सेंट्रल गवर्नमेंट चलाते हैं। तो ये सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? सेंटर के हाथ में पावर होना। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या? मोस्ट ऑफ द पावर इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट से डिसेंट्रलाइजेशन का तो समझ में आ गया रहेगा कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है वो क्या करना? लोगों को देना, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को देना, ताकि उन लोग को भी अपने हिसाब से फंक्शनिंग करने में काम आए। समझ में आया कि उनको अपने हिसाब से, उनके जो सब्जेक्ट है उनके हिसाब से मैनेज करने के लिए उनके हाथ में पावर होना जरूरी है। इसीलिए हम लोग ने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और इसका हम लोग बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1991, ठीक है। मतलब ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट से हम लोग ने लोकल गवर्नमेंट बॉडी बनाया, और हम लोग ने 74th अमेंडमेंट एक्ट से हम लोग ने ये म्युनिसिपल गवर्नमेंट एक्ट बनाया,
ठीक है। म्युनिसिपल गवर्नमेंट मतलब क्या, जो हम लोग के यहाँ पे बीएमसीज वगैरह होती है वो अर्बन में चलता है और ये रूरल में चलता है। मतलब 73rd अमेंडमेंट एक्ट फंक्शंस इन रूरल एरिया एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट फंक्शन इन अर्बन एरिया। ये दोनों अर्बन एरिया को अपने अपने पावर दिए गए हैं कि उन्हें अपने हिसाब से उस एरिया का डेवलपमेंट करे। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग किसको बोलते हैं, इनको अपने हिसाब से रूरल को रूरल के हिसाब से फंक्शनिंग करना, अर्बन को अर्बन के हिसाब से फंक्शनिंग करना। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी किया है ताकि सब लोग सही तरीके से डेवलप कर सके। ठीक है।